going to start with GST, goods and services tax, right? So let us go ahead for goods and services tax. The question arises, what is meant by GST and why there is a requirement? There was a requirement in 2017 that GST was introduced. तो GST इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्या रीजंस रहे हैं, कौन सी पहली कंट्री थी जिसने GST को इंट्रोड्यूस किया, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. हियर इज माय स्क्रीन. This is what we have discussed in the last class. So now we'll be discussing about GST, right? राइट तो ये है, अब डिस्कस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो जब हम जीएसटी की बात करते हैं सबसे पहले कुछ इसके बारे में बेसिक्स जान लेते हैं. जब हम जीएसटी की बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, बच्चे फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री. फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने 1954 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था. आज लगभग जीएसटी इंट्रोड्यूस किए फ्रांस के द्वारा लगभग 70 साल हो गए हैं. अप्रॉक्सीमेटली 70 years have been passed. इन 70 सालों में लगभग आज मैं अगर बात करूं, करंटली बात करूं, 150 से ज्यादा कंट्रियां हैं जिन्होंने जीएसटी लगा दिया है अपने. 150 से ज्यादा कंट्रियों में जीएसटी एप्लीकेबल है आज के समय. तो पुराने टैक्स लॉ में क्या कमियां थी कि जीएसटी लगता था, कि जीएसटी की रिक्वायरमेंट हमें लगती थी, राइट? तो पुराने टैक्स लॉ जो थे मेजरली 3 टैक्सेस को अबॉलिश किया जीएसटी ने. मेजरली 3, इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसको सबस्यूम कर लिया, खत्म कर दिया गया. वो मेजर 3 टैक्सेस कौन से हैं? पहला है वैट, जिसको हम बोलते थे, उससे वैट से पहले इसका नाम होता था सेल्स टैक्स. फिर एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जब भी माल मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो एक टैक्स लिया जाता था जिसको एक्साइज ड्यूटी बोलते थे. तीसरा, जब भी सर्विसेज रेंडर की जाती थी तो जो टैक्स लगता था वो था सर्विस टैक्स. तो ये 3 टैक्सेस मेजरली खत्म हो गए, एक वैट, दूसरा एक्साइज ड्यूटी और तीसरा सर्विस टैक्स. क्वेश्चन है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी जीएसटी की? तो उसको समझने के लिए एक बेसिक्स एस्पेक्ट है, वो डिस्कस करते हैं, फिर आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी. क्या सिस्टम था टैक्सेशन का बिफोर 1986? बिफोर 1986 क्या सिस्टम रहता था टैक्स का? देखिएगा, किसी पर्सन ने रॉ मटेरियल खरीद लिया से 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, ये होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को. तो रिटेलर ने खरीदा 10 लाख का, खरीदने लगा. जैसे ही खरीदने लगा तो सेंटर आ गई. सेंटर ने कहा जी 10% की एक्साइज ड्यूटी पहले आप वसूल लें रिटेलर से. होलसेलर ने कहा ठीक है. 11 लाख रुपए का माल बेचने लगा. जैसे ही बेचने लगा तो कौन आ गया? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट ने कहा जी हमारे नाम पर 10% का वैट भी वसूल लें. उन्होंने कहा ठीक है जी. माल हो गया 12,10,000 रुपए का. ये रिटेलर को फाइनली इतने का प्रोडक्ट पड़ा. रिटेलर ने कहा ये तो रॉ मटेरियल है, इस पे ये प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग जो होगी वो 5 लाख रुपए की होगी. टोटल प्रोसेसिंग कितने की? 5 लाख की. तो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग करने के बाद फिनिश गुड्स पड़ गया 17,10,000 रुपीज का रिटेलर को. रिटेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन फिक्स किया हुआ है, जो वो कमाना चाहता है, दैट इज 2 लाख रुपया, 2 लाख. तो अब ये बेचेगा कितने में? रिटेलर 19,10,000 में बेचेगा. जैसे ही बेचने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, बोला जी 10% की इस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर लें, दैट इज 1.91 लाख का ड्यूटी चार्ज किया जाए. तो
9 और 110 that is 21। तो ये जो सामान हो गया 21,01,000 रुपए का सामान हो गया। जैसे ही ये बेचने लगे स्टेट गवर्नमेंट आ गई कि 10% का हमें भी चाहिए वैट, तो 2.101। तो ये फाइनली जो प्रोडक्ट बिका उसका सेल प्राइस आ गया 23,11,100। तो ये प्रोडक्ट फाइनली बिफोर 1986 से पहले 23,11,100 रुपए का सेल होता रहा है। ये जो सिस्टम था इसमें कुछ कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं? पहली कमी अगर आप देखें, ये जो 11 लाख रुपया है, ये जो 11 लाख रुपया है, ये वाला जो 11 लाख है, इसमें ऑलरेडी 1 लाख एक्साइज ड्यूटी का लगा है और वैट जो है इस 11 लाख पर चार्ज हो गया। तो इसका मतलब वैट जो है वो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर चार्ज हो रहा है। एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग रहा है, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। सो टैक्स ऑन टैक्स इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। तो इसमें एक समस्या क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट है, ये पहली प्रॉब्लम है कास्केडिंग इफेक्ट की। दूसरी समस्या आप देखें, एक्साइज ड्यूटी यहां भी चार्ज हो गई, एक्साइज ड्यूटी यहां भी चार्ज हो गई, ओवरलैपिंग है, वैट यहां पर भी है, वैट यहां पर भी है, दो बार, तो डबल टैक्सेशन हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। ये दो कमियां थी 1986 से पहले वाला जो लॉ था। सरकार ने लॉ चेंज कर दिया 1986 में। 1986 में लॉ चेंज कर दिया गया और लॉ क्या आ गया वो देखिएगा आप। (1986) ऑनवर्ड्स क्या लॉ आया? सेम प्रोसीजर, रॉ मटेरियल 10 लाख रुपए का, जैसे ही बेचने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमें 10% की एक्साइज ड्यूटी चाहिए, 11 लाख। जैसे ही बेचने लगे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमें 10% का वैट सेल टैक्स चाहिए। कितने का सामान हो गया? 12,10,000 रुपए का। पर इस बार क्या हुआ, सेंटर ने और स्टेट ने कहा ये तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। रिटेलर को कहा कि ये जो 1 लाख रुपया है, ये जो 1 लाख है एक्साइज ड्यूटी का, और ये जो वैट है 10% का, ये दोनों हम आपको रिटेलर को सरकार वापस कर देगी। सरकार ने कहा जो आपने टैक्स पे किया है, रिटेलर को सरकार कह रही है जो आपने टैक्स पे किया है वो हमसे आप वापस ले लेना। रिटेलर को सरकार ने कहा, तो रिटेलर ने होलसेलर को 1 लाख एक्साइज का दिया, 1,10,000 रुपया वैट का दिया, वो दोनों उसको सरकार से वापस मिल जाएंगे। जब सरकार से उसको वापस मिल जाएंगे तो वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट अब इनको माइनस करके 10 लाख ही तो मानेगा। फिर रिटेलर ने कहा जी मैं प्रोसेसिंग करूंगा। प्रोसेसिंग कितने की? 5 लाख रुपए की। सामान कितने का हो गया? 15 लाख का। इस पे उसका प्रॉफिट फिक्स है कि उसको 2 लाख रुपया कमाना है। 2 लाख की अर्निंग की गई, सामान कितने का हो गया? 17 लाख का। जब बेचने लगा तो सेंटर आ गया, सेंटर ने कहा 10% का एक्साइज ड्यूटी ले लें, 1.7 लाख। माल हो गया 18,70,000 का। जब बेचने लगे तो कहा गया 10% का वैट ले लें, 1.87 लाख का। तो सामान टोटल फाइनल सेल प्राइस आ गया इसका कितना? 20,57,000। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर। जो सामान 1986 से पहले 23,11,100 रुपीज का बिकता था, वही सेम सामान 1986 या उसके बाद जो लॉ चेंज हुआ
उसके बाद वही सामान कंज्यूमर को 20,57,000 रुपए का मिलने लगा। अब इसमें क्या हुआ, रिटेलर ने कहा एक्साइज गवर्नमेंट से कि जी आपने प्रॉमिस किया था कि 1 लाख एक्साइज ड्यूटी का वापस दे देंगे, 1,10,000 रुपया वैट का भी वापस दे देंगे, वो अब आप दे दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ये रिफंड हम आपको नहीं देंगे, इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट कैसे होगा वो देखिएगा। एक्साइज ड्यूटी की जब हम बात करें, आउटपुट टैक्स, आउटपुट एक्साइज ड्यूटी कितनी है माइनस इनपुट एक्साइज ड्यूटी। इसका मतलब मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट के बिहाफ पर एक्साइज ड्यूटी कितनी कलेक्ट की है, ये रहा क्या 1,70,000, और वैट कितना कलेक्ट किया, 1,87,000। तो 1,70,000 रुपये उसने गवर्नमेंट को तो देना है मिस्टर एक्स ने, और गवर्नमेंट से एक्साइज ड्यूटी का कितना लेना है, 1 लाख रुपया, माइनस करो 1 लाख। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई आप सिर्फ 70,000 रुपया जमा करा देना, 1 लाख वो अपने पास रख लेना, जो 1,70,000 कलेक्ट किया उसमें से 1 लाख अपने पास रख लो आप। दूसरा वैट, सेम एडजस्टमेंट, आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट। गवर्नमेंट ने कहा जी आपने कंज्यूमर से हमारे बिहाफ पर कितना लिया, 1.87 लाख, और हमने आपको देना कितना है, 1.1 लाख, ये अपने पास रख लो। बैलेंस सिर्फ 77,000 आप जमा करा दें हमारे पास, सिर्फ 77,000 आप हमारे पास जमा करा दीजिए, ये कानून है। तो एक्साइज ड्यूटी और वैट, तो इस सिस्टम में इंपैक्ट क्या हुआ, इस सिस्टम में जो डबल टैक्सेशन था वो खत्म हो गया, दो बार टैक्स नहीं लग रहा, क्योंकि इस बार रिटेलर ने कॉस्ट 10 लाख ही मानी है, 12,10,000 नहीं मानी। क्या उसने जो टैक्स पे किया था होलसेलर को वो उसको वापस मिल गया, आंसर इज यस। तो रॉ मटेरियल पर जो भी हमने टैक्स पे किया होता है वो हमें वापस मिल जाता है, और इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट वी कॉल इट एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC, दैट इज ITC। तो ITC जब भी हम बात करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है रॉ मटेरियल पर जो भी हमने टैक्सेस पे किए वो सरकार हमें वापस दे रही है, और ITC ही बेस है कि डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया है। दूसरा केस देखिएगा, अब अभी भी इसमें कुछ कमी बाकी है, वो कमी क्या बाकी है, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग रहा है, ये रहा 1 लाख, ये रहा 1,10,000, ये रहा, इस 11 लाख में ये 1 लाख एक्साइज ड्यूटी का मिला हुआ है, इस 11 लाख में एक्साइज ड्यूटी का 1 लाख मिला हुआ है, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लग रहा है। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट अभी भी बचा हुआ था, उसको खत्म किया GST ने। देखिएगा कैसे, 2017 ऑनवर्ड्स, मतलब जब GST आया तो क्या हो गया कहानी, रॉ मटेरियल होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 10 लाख रुपए का, सीधा एक टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं GST, कितना 20%, 2 लाख रुपया, कितने का सामान हो गया, 12 लाख रुपए का। ये जो GST 20% है ये कैसे आया, एक्साइज ड्यूटी 10%, वैट 10%, दोनों को ऐड करें तो GST हो गया 20%, तो 20% का GST लग गया। अब ये इंटीग्रेटेड GST इसको मान लेते हैं, राइट। सरकार ने कहा रिटेलर को ये जो 2 लाख रुपया तुमने GST का पे किया ये हमसे वापस ले लेना, जब ये वापस मिल जाएगा तो रिटेलर अपनी कॉस्ट कितनी मान लेगा रॉ मटेरियल की, 10 लाख रुपया। इसने कहा जी मैं इसमें प्रोसेसिंग करूंगा, सेम प्रोसीजर, कितने की, 5 लाख की, सामान कितने का हो गया, 15 लाख रुपए का, साथ में उसका प्रॉफिट फिक्स है, वो जो प्रॉफिट कमाएगा वो कितना है, 2 लाख रुपया, सामान कितने का हुआ, 17 लाख रुपए का।
जब ये प्रॉफिट कमा करके बेचने लगा, सरकार ने कहा भाई अभी 20% का जीएसटी भी वसूल लें, 3.4 लाख का। तो फाइनली इस प्रोडक्ट का सेल प्राइस कितना आ गया, 20,40,000 रुपए। तो इम्पैक्ट आप देखें, ये आपकी स्क्रीन पर है, 1986 से पहले यही सामान जो बिकता था, 1986 से पहले ये जो सामान बिकता था, ये सामान बिकता था कितने का, ये रहा 23,11,100 रुपए का। 86 के बाद यही सामान हो गया 20,57,000 रुपए का। आज करंटली वही सामान बिक रहा है 20,40,000 रुपए का। तो जीएसटी की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? तो जो कास्केडिंग इफेक्ट था, कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया जीएसटी ने। तो जीएसटी से जो थोड़ा बहुत जो कास्केडिंग इफेक्ट बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया, ये इंपैक्ट हुआ था। और ये बेस है, राइट, ये बेस है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बेस है किसके लिए, जीएसटी के लिए। जीएसटी का मेन पर्पस था कास्केडिंग इफेक्ट को किसी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, और यही काम उसने किया है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। जीएसटी की जब हम बात करते हैं, जीएसटी कितने टाइप्स के हैं, पहले ये बात करते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी, पहला है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी, तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी, चौथा यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एंड द लास्ट इज जीएसटी compensation cess, जीएसटी compensation cess। ये 5 टाइप्स हैं जीएसटी के। इसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएसटी, इसको एसजीएसटी, इसको आईजीएसटी, इसको यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इसको जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस ही बोला जाता है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। तो ये 5 तरीके के जीएसटी हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। अभी हम जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस की बात नहीं करेंगे, हम पहले बात करेंगे डिटेल में बाकी 4 की। हमारे यहाँ इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चे, जो टैक्स चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, दोनों मिला करके देश को चलाती हैं। तो टैक्स किस किस को चाहिए, सेंटर को भी और स्टेट को भी, दोनों को टैक्सेस चाहिए। जब दोनों को टैक्सेस चाहिए तो वो दोनों को टैक्सेस मिलेंगे कैसे, तो उसका तरीका है अलग अलग टैक्सेशन से। इम्पैक्ट देखिएगा कैसे होगा। अभी मैंने आपको बताया था एक टैक्स दैट इज 20% का जीएसटी। हमेशा ये जो 20% का जीएसटी है, ये इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक होगा सेंटर का जीएसटी, फिक्स है कितना, 10%। दूसरा होगा स्टेट का जीएसटी, वो भी कितना, 10%। सेंट्रल जीएसटी किसकी जगह है, एक्साइज ड्यूटी की जगह। स्टेट जीएसटी किसकी जगह है, वैट की जगह। तो दोनों को मिलाएं आप तो बात बराबर है। वैट 10% लगता था, एक्साइज ड्यूटी 10% लगती थी। एक्साइज ड्यूटी की बजाय क्या हो गया, वो सेंट्रल जीएसटी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी किसको जाती थी, सेंट्रल को, सेंटर को। वैट 10% था, उसकी जगह आ गया स्टेट जीएसटी। तो वैट किसको जाता है, स्टेट को, तो इसलिए वो स्टेट जीएसटी। पर अगर मान लीजिए चंडीगढ़ की बात करूं, क्या चंडीगढ़ स्टेट है, आंसर इज नो।
तो ये स्टेट जीएसटी नहीं होगा, ये होगा यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूटीजीएसटी होगा। फिर वो क्या होगा, यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो स्टेट्स, दो यूनियन टेरिटरीज का ध्यान रखना है। जितनी यूटी हैं वो तो है ही, इसके अलावा दो यूनियन टेरिटरी, पहला दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरीज। पर इन दोनों ने ही अपना कानून पास किया हुआ है, दोनों में ही चीफ मिनिस्टर हैं, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। इन दोनों को जीएसटी में हम इसलिए स्टेट मानेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जीएसटी में दिल्ली पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी कंसीडर नहीं करना है आपको, हमेशा उसको, इन दोनों को क्या मानना है, स्टेट मानना है। तो जितनी स्टेट हैं वो तो है ही, इसके अलावा दिल्ली पुडुचेरी भी स्टेट है, बाकी जितनी है वो सब यूनियन टेरिटरीज हैं। तो या तो स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज हैं। अब एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अगला कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। What is meant by this destination based tax? Earlier tax was origin based. Earlier tax system was origin based. Origin based tax था पहले, अब जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड। इसका मतलब एग्जांपल देखिएगा, गुजरात एक स्टेट है, गुजरात में कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है, तो फैब्रिक जो है वो सारा मान लेते हैं गुजरात में बनता है। फैब्रिक कितना बनता है, से 10 करोड़ का फैब्रिक, इस पर 10% का टैक्स लगता है। 10 करोड़ का 10% कितना हुआ, 1 करोड़ रुपया। पहले क्या था, ये सारा 1 करोड़ का टैक्स किसको मिलता था, गुजरात को। जहां माल मैन्युफैक्चर हो रहा है उस स्टेट को टैक्स मिलता था, गुजरात। अब क्या हो गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या हुआ, अब ये सारा कपड़ा मान लेते हैं दिल्ली में सेल होता है, इस सारे कपड़े की सेल कहाँ है, दिल्ली में। तो भाई ये जो 1 करोड़ का टैक्स है ये दिल्ली को मिलेगा, अब ये गुजरात को नहीं जाएगा। जब से जीएसटी आया है तो ये किसको मिलेगा, दिल्ली को। तो जब ये दिल्ली को मिलेगा तो क्या गुजरात कह देगा कि जीएसटी आने दें, आंसर इज नो। बट इसका दूसरा इंपैक्ट है, कुछ मसाले जो है वो साउथ इंडिया में, मसाले जितने भी आते हैं वो सब साउथ इंडिया से आते हैं। साउथ इंडिया वाली, इसका मतलब स्टेट्स को ही पहले टैक्स मिलता रहा क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग है उनकी। पर क्या गुजरात में मसाले नहीं खाए जाते, खाए जाते हैं। तो वो जो टैक्स पहले साउथ इंडियन स्टेट्स को मिलता था, अब वो गुजरात को भी तो मिलेगा। तो इस तरीके से सभी स्टेट्स कॉम्पेंसेट हो जाएंगे। बट यस, स्टिल कुछ स्टेट्स का नुकसान है। कौन सी स्टेट्स का, जो मैन्युफैक्चरिंग हब रही हैं उनका 100% बिल्कुल लॉस बनेगा, क्योंकि अब वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स हो गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स नहीं रहा कि जहां पर बिजनेस है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर टैक्स मिलेगा उस स्टेट को, नहीं। अब ये टैक्स किसको मिलेगा, अब ये टैक्स उस स्टेट को मिलेगा जहां पर ये माल बिक रहा है, जहां पर कंज्यूम हो रहा है, जहां पर कंजम्पशन हो रहा है। इसका इंपैक्ट देखिएगा। दिल्ली की मैं बात करता हूं। दिल्ली में मिस्टर एक्स के 2 ऑफिसेज हैं, एक है नॉर्थ कैंपस में, एक है नॉर्थ कैंपस में ऑफिस है इनका, और दूसरा ऑफिस है इनका कैनॉट प्लेस में, सीपी में। 2 ऑफिसेज हैं इनके, एक नॉर्थ कैंपस, एक कैनॉट प्लेस। बच्चे, नॉर्थ कैंपस से मान लो कैनॉट प्लेस कोई सामान बेच दिया जाता है। दिल्ली में 2 एरिया, एक नॉर्थ कैंपस, एक कैनॉट प्लेस। नॉर्थ कैंपस से अगर कैनॉट प्लेस कोई सामान बेच दिया जाता है, से कोई मोबाइल का चार्जर बेच दिया गया, मोबाइल चार्जर बेच दिया गया,
जो 1000 रुपए का है, बच्चे 2 टैक्सेस लगेंगे हमेशा, एक सेंटर का दूसरा स्टेट का। तो इसमें डाउट है ही नहीं कि एक तो सेंटर का होगा। तो अगर उस पर 18% जीएसटी लगता है तो 9% क्या होगा, सेंट्रल जीएसटी। आधा आधा टैक्स है, क्योंकि किसी आइटम पर टोटल जीएसटी 18% है तो आधा सेंटर का, तो इसका आधा कितना हुआ, 90 रुपया। आधा किसको, स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को? क्वेश्चन है ये, दिल्ली स्टेट है या यूनियन टेरिटरी? स्टेट है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आधा टैक्स जो लगेगा वो स्टेट जीएसटी होगा। क्या ये बाइफर्केशन, तो जो आपको जो बिल मिलेगा वो 1180 का ये फाइनल प्राइस होगा इस चार्जर का, ऐसे बिल मिलेगा आपको। क्या ये बाइफर्केशन कंपलसरी है? सीधा जीएसटी 18% नहीं लगा सकते जी, नहीं लगा सकते, ये कानून है जीएसटी में। जितना भी आपको जो भी बिल मिलेगा वो विद बाइफर्केशन होना कंपलसरी है, राइट। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ में 2 सेक्टर, एक है सेक्टर 9, दूसरा है सेक्टर 11 चंडीगढ़ का। सेक्टर 9 से 11 किसी ने कोई ईयरफोन्स बेच दिए हैं, ईयरफोन्स बेच दिए सेक्टर 9 से सेक्टर 11 में। कितने का ईयरफोन बेचा? सपोज 500 के ईयरफोन्स बेचे हैं। अब एक टैक्स तो कोई डाउट ही नहीं है कि जीएसटी होगा, उस पर 18% जीएसटी लगता हो तो 9% क्या होगा, सेंट्रल जीएसटी, दैट इज 45 रुपीज। बाकी का जो 9% है, क्वेश्चन है वो स्टेट को मिलेगा या यूनियन टेरिटरी को? जी क्वेश्चन है चंडीगढ़ स्टेट है या यूनियन टेरिटरी? जी यूनियन टेरिटरी, तो वो एसजीएसटी नहीं हो सकता, वो क्या होगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी 45 रुपीज। और जो आपको बिल मिलेगा वो 590 रुपए का बिल होगा। प्राइस क्या होगा, 590 रुपए। और उसका बाइफर्केशन कैसे होगा, ऐसे 500 रुपए का ईयरफोन, 9% सेंट्रल जीएसटी, बाकी 9% यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इसका मतलब, अच्छा ये जो मोबाइल चार्जर विद इन दिल्ली है, विद इन दिल्ली है या विद इन चंडीगढ़ है, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब दुकानदार और खरीदार दोनों ही एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी में है। दुकानदार, बेचने वाला और खरीदने वाला अगर दोनों ही एक ही स्टेट में है या एक ही यूनियन टेरिटरी में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। इट इज नोन एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या कभी लड़ाई हो सकती है किसी स्टेट की? आंसर इज नो। रीजन बीइंग, अगर दिल्ली से माल दिल्ली में बिका तो पहले डेस्टिनेशन ओरिजिन बेस था तो भी दिल्ली, आज डेस्टिनेशन बेस है तो भी दिल्ली, तो सब कुछ काम दिल्ली में हो रहा है, लड़ाई की कोई समस्या नहीं है। बाइफर्केशन 100% होगा। हरियाणा में अगर आप चले जाएं, हरियाणा से सोनीपत से माल बिक गया पानीपत में, तो टैक्स कहां मिलेगा? सोनीपत से पानीपत में अगर माल बिका है तो टैक्स कहां है? हरियाणा का है। इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा वो। पर अगर दिल्ली से हरियाणा बिक जाए तो वो इंट्रा नहीं है, अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट हो गया, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर स्टेट सप्लाई। तो अगर मैं बात करूं, सामान जो बिक रहा है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिक रहा है या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में बिक रहा है, या इसका उल्टा कर लें, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में बिक रहा है, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में माल बिक रहा है, इन सभी केसेस को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं इसको, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम,
इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी ये सामान बिक रहा है, इन सभी को क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या कभी ऐसा हो सकता है? एग्जाम्पल देखिएगा। अब ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ये इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा आपको। दिल्ली से सामान बेचा गया हरियाणा, दिल्ली से सामान बेचा गया हरियाणा। क्या बेचा गया? एक मोबाइल फोन बेचा गया। क्या बेचा? एक मोबाइल फोन बेचा गया। कहां? दिल्ली से हरियाणा। जब दिल्ली से हरियाणा एक मोबाइल फोन बेचेंगे तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा? एक टैक्स होगा सेंट्रल जीएसटी, कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा टैक्स होगा स्टेट जीएसटी, क्योंकि दिल्ली भी स्टेट है, हरियाणा भी स्टेट है। क्वेश्चन है ये जो एसजीएसटी है ये मिलेगा किसको? दिल्ली को या हरियाणा को? आपस में लड़ाई होने के चांसेस हैं। इसको याद करने का तरीका यही है, जब भी आपको लगे कि लड़ाई होने के चांसेस है, वहां लगाइए इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी हटा दीजिए, वहां लगाइए एक टैक्स, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होगा, और वो क्या होगा? आईजीएसटी होगा। तो अगर मान लीजिए मोबाइल फोन पर 18% का जीएसटी लगता होगा, तो विद इन स्टेट बिकेगा तो 9% क्या लगेगा? सीजीएसटी। 9% क्या लगेगा? एसजीएसटी। और अगर वो विद इन यूनियन टेरिटरी होगा तो 9% सीजीएसटी, 9% यूनियन टेरिटरी जीएसटी। पर अगर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिक जाए तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 18% का इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। आईजीएसटी 18% का लगेगा। क्या अब बाइफरकेशन होता है? आंसर इज नो। तो एग्जाम्पल देखिएगा, किसी ने मोबाइल फोन परचेज किया है, किसी ने मोबाइल फोन परचेज किया है हरियाणा वाले बंदे ने दिल्ली से, तो जो उसको बिल मिलेगा मोबाइल फोन 20,000 रुपया। दिल्ली से हरियाणा, दो स्टेट इन्वॉल्व हो गई, आपस में लड़ाई हो सकती है टैक्स के लिए, तो एक टैक्स लगेगा और उस पर मान लेते हैं 20% का लगता हो, रियलिटी में 18% है, तो 18% का क्या लगेगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका 18% कितना आएगा? 3,600 रुपया। तो टोटल टैक्स कितना मिलेगा? 23,600। टोटल टैक्स कितना मिलेगा? ये 18% वाला कितना? 3600। इस टैक्स को इनिशियली ले लेगा कौन? सेंटर। इनिशियली इस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, इसमें से 1800 रुपया अपना रख लेगी, बाकी 1800 रुपया सेंटर उस स्टेट को दे देगी जिस स्टेट का वो होना चाहिए, या तो दिल्ली या हरियाणा, सेंटर अपने आप उसको दे देगी। उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ना ही होगा। 3600 रुपया इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी आईजीएसटी के केस में, 1800 रुपया अपना रख लेगी आधा टैक्स, बाकी आधा टैक्स उस स्टेट को दे दिया जाएगा जिस स्टेट का वो टैक्स बनता होगा। तो जब भी याद रखिएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो क्या होगा? बाइफरकेशन होगा। क्या होगा? बाइफरकेशन होगा। किसमें? एक होगा सीजीएसटी, दूसरा होगा या तो एसजीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी। पर अगर हो इंटर स्टेट सप्लाई तो लड़ाई होने के चांसेस हैं, ऐसा मान लेते हैं समझने के लिए, तो सिर्फ एक टैक्स लगेगा और वो होगा आईजीएसटी। तो इसका मतलब आईजीएसटी क्या होता है? हमेशा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी। तो अगर ये 9 है, ये 9 है, तो ये 18 होगा, राइट? तो ये जीएसटी का बेस है। तो 4 टैक्सेस हमारे हो गए, एक सेंट्रल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी, तीसरा अगर वो स्टेट नहीं है तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और चौथा
integrated GST. Last concept is GST compensation cess. GST compensation cess, ये क्या होता है? सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, जो भी सिन एंड लग्जरी गुड्स हैं, सिन एंड लग्जरी गुड्स, सिन का मतलब जो नुकसान वाले गुड्स हैं, जैसे टोबैको, लग्जरी गुड्स जैसे कार, इनके ऊपर जितना जीएसटी लगता है उसके अलावा एक टैक्स और भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर जो भी जीएसटी लगता होगा इसके ऊपर एक टैक्स और एडिशनल लगा सकते हैं। उस एडिशनल टैक्स का नाम क्या है? जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। जीएसटी किसी भी आइटम के ऊपर मैक्सिमम लॉ में लिखा है लग सकता है कितना? 40%, 40% मैक्सिमम लगाया जा सकता है। 40% मैक्सिमम का मतलब क्या है? इसका मतलब है सीजीएसटी मैक्स टू मैक्स 20% लग सकता है, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी मैक्स टू मैक्स 20% लग सकता है। दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 40, और आईजीएसटी मैक्सिमम कितना लग सकता है? 40%, क्योंकि आईजीएसटी इज ऑलवेज द समेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और वी कैन से दैट सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। करंटली इंडिया में जीएसटी मैक्सिमम कितना लग रहा है? लग सकता है 40, लग कितना रहा है? 28% करंटली लग रहा है। क्या कोई ऐसी आइटम है इंडिया में जिसपे 28 से ज्यादा लग रहा हो? आंसर इज नो, आंसर इज नो। कोई आइटम ऐसी नहीं है करंटली इंडिया में जिस पर 28% से ज्यादा जीएसटी लग रहा हो। तो इसका मतलब 14% सीजीएसटी, 14% है जीएसटी। करंटली इंडिया में ये रेट लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं लग रहा। पर चाहे तो सरकार इसको 20-20 कर सकती है, पर क्या किया है? आंसर इज नो, नहीं किया। राइट। इस 28% के अलावा या इस जो 40% लॉ में लिखा हुआ है, इसके अलावा एक टैक्स और लगा सकते हैं आइटम को महंगा करने के लिए। उसका नाम होगा क्या? जीएसटी कंपनसेशन सेस। सेस का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है टैक्स, दूसरा वर्ड होता है सेस। सेस का मतलब क्या होता है? अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है तो उसका यूज कहां करेगी, ये क्वेश्चन है। ये सारी जगह है जहां इसका यूज किया जाएगा। हो सकता है हेल्थ सेक्टर में किया जाए, रोड बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, डोनेशंस देने में, किसी को फ्री में कोई सहायता करने में, किसी को राहत सामग्री प्रोवाइड करानी है, उसमें उसका यूज किया जा सकता है। n नंबर ऑफ यूजेस हो सकते हैं उस जो टैक्स सरकार ने कलेक्ट किया। पर अगर कोई टैक्स सरकार कलेक्ट करे और उसका नाम रख दे सेस, तो वो सिर्फ वही यूज होगा जहां जिस पर्पस के लिए वो कलेक्ट किया है। तो इफ टैक्स इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, इट इज नोन एज सेस। तो अगर आपको देखें तो पहले लगता था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब वो हेल्थ एंड एजुकेशन पर ही यूज हो सकता है वो टैक्स। आज लगता है HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन, पहले था वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, तो दो अलग अलग लगते थे। तो जिस पर्पस के लिए सरकार कलेक्ट करती है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही उसका यूज किया जा सकता है। इट इज नोन एज सेस। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के क्या बेनिफिट्स हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडिविजुअल्स को क्या क्या बेनिफिट्स हुए जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए? एग्जांपल बताता हूं। चलते हम, पिज्जा आपने खाया होगा कभी, पिज्जा हट चलते हैं। पिज्जा हट क्या गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है? यस। तो भाई एक्साइज ड्यूटी लगेगी। क्या वो आपको वो सामान बेच रहा है पिज्जा? आंसर इज अगेन यस। तो पुराने टैक्स लॉ में वैट, सेल टैक्स, ये भी लगेगा।
क्या वो आपको आपकी टेबल पर वो सामान सर्व करता है? आंसर इज अगेन यस, तो सर्विस टैक्स भी लगेगा। तो पहले टैक्स लॉ में 3 डिपार्टमेंट अलग अलग होते थे, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग, वैट सेल टैक्स डिपार्टमेंट अलग, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट अलग, और तीनों में ही पिज्जा हट वाले को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तीनों के अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशंस होती थी। सभी कानून फॉलो करने हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स के फॉलो करने हैं। आज ये सब हट गया और एक ही डिपार्टमेंट है जीएसटी, इसके कानून चलाने हैं, इसके फॉलो करने हैं। क्या सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी सब में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना है? जी नहीं, किसी एक में करा ले, बाकी में ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा, हो गया। इसको बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। किसी एक जगह रजिस्ट्रेशन करा ले, बाकी जगह अपने आप मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक बेनिफिट तो ये हुआ कि लीगल कंप्लायंस घट गया है। दूसरा देखिएगा, क्या पहले मुझे समझ आता था वैट क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, सर्विस टैक्स, इतने सारे टैक्सेस, ये तो समझ ही नहीं आते थे। आज सिर्फ एक टैक्स है जीएसटी, तो समझना आसान हो गया। पहले स्टेट का अलग अलग टैक्स होते थे, एक सामान दिल्ली में अलग बिकता है अलग रेट पर, क्योंकि दिल्ली का टैक्स अलग है, हरियाणा में अलग रेट पर बिकेगा, पंजाब में अलग रेट पर, हिमाचल में अलग, उत्तराखंड में अलग, जम्मू कश्मीर में अलग, मध्य प्रदेश में अलग। आज एक आइटम पे ऊपर एक ही जीएसटी का रेट है, जीएसटी का रेट एक सिंगल है। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? यूनिफॉर्मिटी आ गई है। इसका मतलब है यूनिफॉर्मिटी आ गई है, यूनिफॉर्मिटी है, एक ही जगह आप समझ सकते हैं पूरे इंडिया में इसी रेट पर टैक्स लग रहा होगा। पहले बोलते थे ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय मतलब चुंगी, एंट्री टैक्स। पहले क्या होता था, हरियाणा से माल, मान लीजिए केरल से ना मसाले आते हैं, केरला से मसाले आते हैं, वो मसाले जम्मू कश्मीर जाने हैं और ट्रांसपोर्टेशन होगा ट्रक्स के थ्रू। तो पहले वो अलग अलग स्टेट से होकर के गुजरेंगे, हर स्टेट में चेकिंग होगी, एंट्री टैक्स लगेगा। आज वो कहानी खत्म हो गई जीएसटी में। जीएसटी को समझना कंपैरेटिवली आसान है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की वजह से जीएसटी सस्ता हो गया है, सामान उससे सस्ता हुआ है, टैक्स बेस बढ़ गया है। पहले सरकार को इनडायरेक्ट टैक्सेस से मान लेते हैं 10 रुपए टैक्स मिलता था, आज वही टैक्स 30 रुपए हो गया है। सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया है, 10 से 30 रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। पहले 100 लोग टैक्स देते थे, आज 300 लोग टैक्स दे रहे हैं। टैक्स बेस बढ़ गया, टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, दोनों बेनिफिट हैं सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इंपैक्ट देखिएगा कैसे आया ये। एक मोबाइल का ईयरफोन है, मोबाइल ईयरफोन्स हैं, मोबाइल ईयरफोन्स कितने के हैं? सपोज 400 के, 400 के। उसको बेच कौन रहा है? अलग अलग लोग। मान लेते हैं 10 लोग बेचते हैं, तो 9 लोग बेचते हैं बगैर बिल के, ब्लैक में माल बेच रहे हैं। एक बंदा विद बिल माल बेचता है। इस पर पुराने टैक्स लॉ की हम बात करें तो लगभग 25% का टैक्स लगता है, मान लेते हैं। टैक्स कितना है? 25% का। ये 9 लोग जो बेचेंगे, कितने का बेचेंगे? 400 का ही बेचेंगे। ये तो बगैर टैक्स के बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं। एक बंदा बेचता है विद टैक्स, तो 25% इसका 100 रुपया, तो ये माल बेचेगा 500 रुपए में। इन सभी पूरे इस केस में सरकार को टैक्स कितना मिला? 100 रुपए का टैक्स मिल गया। कितने बंदे हैं जो टैक्स दे रहे हैं? 1 पर्सन है, एक बंदा है जो टैक्स पे कर रहा है, और वो भी कितना? वो भी कितना है? सिर्फ 100 रुपया। एक बंदा टैक्स पे कर रहा है 25% का। अब आ गया जीएसटी। जीएसटी में सरकार थोड़ा सा सख्त हो गई है,
और सरकार ने कहा भाई जीएसटी का रेट होगा 25 नहीं होगा 15% टैक्स लगेगा जीएसटी में। ईयरफोन्स पर पुराना टैक्स लॉ था 25%, ईयरफोन्स पर अब जो टैक्स लग रहा है वो सिर्फ 15% है। और सरकार ने कहा हर बंदा विद बिल ही माल बेचेगा, ऑप्शन नहीं है। तो 0 है वो बंदा जो विदाउट बिल माल बेच रहा है, और 10 के 10 बंदे माल कैसे बेच रहे हैं, विद बिल माल बेच रहे हैं, तो 0 कोई बंदा नहीं है। 10 बंदे विद बिल माल बेच रहे हैं, 400 रुपया प्लस उसका 15% 60 रुपया हो गया। ऐसे बंदे कितने, 10 बंदे थे जो टैक्स पे कर रहे हैं, 10 बंदे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं। सरकार को टोटल रेवेन्यू कितना मिला, पहले 100 था, अब 600 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है। कितने बंदे हैं, 10% है जो टैक्स पे कर रहे हैं। इंपैक्ट देखो, पुराने टैक्स लॉ में 100 बंदे 100 रुपया टैक्स मिला था, अब 600 रुपया मिला। पहले एक बंदा टैक्स पे कर रहा था, अब 10 बंदे टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया 100 से 600, टैक्स बेस बढ़ गया, एक बंदे से 10 बंदे टैक्स पे करने लगे हैं। तो ये जीएसटी के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, ये जीएसटी के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। इसका एक छोटा सा कानून और डिस्कस कर लेते हैं, लिकर, एल्कोहल। एल्कोहल पर पुराने 2 टैक्सेस लगते रहे हैं, एक बेचने पर और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी। बेचने पर क्या लगेगा, वैट। वैट हमेशा किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। एक्साइज ड्यूटी किसकी होती है, सेंटर की। और लिकर पर ये भी स्टेट का होता है। एक लौता एक्सेप्शन, एक ही एक्सेप्शन है किसकी, एक्साइज ड्यूटी की, कि एक्साइज ड्यूटी सेंटर को नहीं स्टेट को मिलेगी। वो कौन सी चीज है, अल्कोहल, लिकर। तो लिकर पर जितना भी टैक्स लगता है, एक्साइज और वैट, दोनों ही किसको मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं। और अगर लिकर 100 रुपीज की है तो उस पर बेटा 50 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती है, 50 रुपए का वैट लगता है, और बॉटल का सेल प्राइस हो गया 200 रुपए। ये रियलिटी है, 50 का एक्साइज ड्यूटी, 50 रुपए का वैट, 100 रुपए की बॉटल, टोटल हो गया 200 रुपए में सेल। तो 100 रुपए की बोतल पर 100 रुपए का टैक्स मिल रहा है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। अगर इसको जीएसटी में ले आते हैं, जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो भाई 100 रुपए की बोतल, सेंट्रल जीएसटी 50 रुपया, स्टेट का जीएसटी 50 रुपया। तो अब ये जो पैसा है ये डिवाइड हो गया, ये जो पैसा है ये डिवाइड हो गया, ये वाला, ये कहां चला गया, सेंटर को चला गया। सभी स्टेट्स ने कहा भाई लिकर पर टैक्स बहुत है और वो हमें स्टेट को आ रहा है। अगर लिकर को आप जीएसटी में ले आओगे तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा, टैक्स सेंटर को चला जाएगा। सभी स्टेट ने मिलकर के कहा क्या, कि लिकर पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेंटर ने कहा ठीक है, स्टेट ने कहा सिर्फ ठीक है से काम नहीं चलेगा, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखी जाए क्या, कि लिकर पर कभी भी जीएसटी नहीं लग सकता। और ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखी हुई है कि लिकर पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये रीजन है, क्योंकि टैक्स किसको चला जाएगा, सेंटर को चला जाएगा। और लिकर, कभी कभी तो लिकर की इतनी डिमांड है कि पूरी स्टेट का रेवेन्यू का काफी मोटा हिस्सा लिकर से ही आता है। तो करंटली 2 चीजों पर, 2 गुड्स पर जीएसटी नहीं लगता। किस किस पर, एक लिकर, लिकर पर नहीं लगता, दूसरा पेट्रोल, पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लग रहा। तो इन पर क्या लग रहा है, पुराने टैक्सेस ही लग रहे हैं, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वही वाले टैक्सेस इन पर लग रहे हैं। करंट जीएसटी वाला लॉ इन दोनों आइटम्स पर एप्लीकेबल नहीं है, ना तो वो लिकर पर एप्लीकेबल है और ना ही पेट्रोल पर एप्लीकेबल है, राइट। अब हम बात करेंगे चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन जीएसटी का था, ये पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है एंड आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। कोई है स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आया है,
कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ नहीं आया है? आकाश का क्वेश्चन है सर 10 लाख रिटेलर्स क्यों ले रहा है? बच्चे उसका रीजन है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया है, सरकार उसको वापस दे रही थी पैसा, इसलिए। राइट। जीएसटी का फिक्स रेट है पायल, अलग अलग रेट है बच्चे। कभी जीएसटी का रेट है 28%, किसी आइटम पर है 18%, किसी पर 12%, किसी पर 5%, किसी पर 1%। आइटम अलग अलग है, अलग अलग रेट लगते हैं जीएसटी पर। राइट, ग्रेट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का ही चैप्टर है, कौन सा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या कैसे कराना पड़ता है, क्यों कराना पड़ता है, ये बात अब हम डिस्कस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला मतलब है कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है ये। व्हाट इज मेंट बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी? रजिस्ट्रेशन का मतलब है जैसे जब हम इनकम टैक्स की एक आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमें दिया जाता है पैन नंबर। जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो हमें मिलता है वोटर कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मिलता है। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो हमें मिलता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आईएन उसको बोलते हैं। राइट। तो जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराता है वो टैक्स तभी कलेक्ट कर सकता है जब उसके पास जीएसटी आईएन नंबर होगा। तो भाई रजिस्ट्रेशन का मतलब है मेरा बिजनेस ग्रो करेगा कंपैरेटिवली। रजिस्ट्रेशन का मतलब है मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है मैं कस्टमर से लीगली टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं। रजिस्ट्रेशन का मतलब है जीएसटी की डिपार्टमेंट की नजरों में मेरी एक अलग आइडेंटिटी होगी। तो अगर हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो हमें कोई टैक्स ना कलेक्ट करना है ना पे करना है, हमें कोई जीएसटी से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उससे हमें कुछ लेना देना है जीएसटी से। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूं, जीएसटी में लगभग कितनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है। रिटर्न का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट कि भाई इतना सामान मैंने खरीदा, इतना बेचा, इतना टैक्स आया, इतना टैक्स आपको दे रहा हूं, इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उन सभी को टेक्निकली इस सारी बातों को एक कागज पर अगर हम लिख दें तो इस कागज को टेक्निकली कहते हैं इनपुट टैक्स रिटर्न, इसको कहते हैं जीएसटी रिटर्न। राइट। तो जीएसटी रिटर्न एक्चुअल में कितनी फाइल करनी पड़ती है, पहला क्वेश्चन ये है। हर महीने 3 रिटर्न है जीएसटी में। कितनी रिटर्न है हर महीने? मंथली 3 रिटर्न। 3 रिटर्न कैसे? पहला, आप हर महीने सरकार को बताएंगे जी मैंने ये सामान परचेज किया। दूसरा, आप हर महीने सरकार को बताएं जी ये मैंने सामान सेल किया। तीसरा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टैक्स गवर्नमेंट को आपको पे करना है, वो तीसरी रिटर्न है। तो मंथली कितनी रिटर्न हो गई? 3 रिटर्न। तो साल में कितनी हो गई? इंटू 12, 36 रिटर्न, प्लस एक एनुअल रिटर्न, साथ में एक एनुअल रिटर्न भी फाइल होती है। तो टोटल जीएसटी में कितनी रिटर्न्स फाइल करनी है? 37 रिटर्न्स फाइल करनी है जीएसटी में। 37 रिटर्न जीएसटी में फाइल करनी है। अब पर्सन कह रहे हैं जी जीएसटी की रिटर्न क्या होती है? पर्सन कह रहे हैं जीएसटी की रिटर्न क्या होती है, ये तो सर पता ही नहीं है हमें। राइट। पर्सन कह रहे हैं जी जीएसटी की रिटर्न क्या होती है ये नहीं पता।
तो सरकार ने कहा आप एक काम करें, आप एक अकाउंटेंट हायर कर लें, वो अकाउंटेंट रिटर्न भी फाइल कर देगा और आपको पूरी कहानी समझा भी देगा। अकाउंटेंट कहता है जी मैं पैसा चार्ज करूंगा, पैसा कितना, 10,000 रुपया महीना लूंगा, तब आपको जीएसटी बताऊंगा। अब अगर उसको आप 10,000 रुपये महीने की पेमेंट कर दे पर्सन, अगर उसको 10,000 रुपये महीने की पेमेंट कर दी जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। की हो अप्रोक्सीमेटली 10% क्या माना जाता है इंडिया में, इनकम माना जाता है। तो 10 लाख का 10% उनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपया, जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख, उसको डिवाइड कर दें 12 से, तो लगभग 8,400 रुपया बंदा एक महीने में कमाता है। जो पर्सन 8,400 रुपया एक महीने की इनकम जिसकी हो, क्या वो घर बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा? आंसर इज नो। और सरकार उसको कह रही है आपको 37 रिटर्न साल में फाइल करनी है, और वो कह रहा है जी मुझे नहीं आता। सरकार कह रही है एक अकाउंटेंट रख लो जो 5,000 10,000 रुपए महीना आपसे तनख्वाह लेगा और फिर वो रिटर्न फाइल करेगा। तो ये तो बड़ी समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है। वो पर्सन ये काम नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, वो तो जीएसटी में ही उलझ जाएगा। तो सरकार ने थ्रेशोल्ड लिमिट तय कर दी, लगभग वो है 20 लाख रुपया। अगर आपकी सेल 20 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, अदरवाइज जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो वो लिमिट कितनी है? 20 लाख। अब जीएसटी लगता किस पर है, ये क्वेश्चन है। जीएसटी लगता है दो चीजों पर, एक लगता है गुड्स पर और दूसरा लगता है सर्विसेज पर। क्वेश्चन, अगर कोई बंदा टैक्स बचाना चाहता है, टैक्स चोरी करना चाहता है, तो टैक्स चोरी करना कब आसान है, गुड्स के केस में या सर्विस के केस में? जी गुड्स तो जब आप कहीं भेजेंगे ना, रास्ते में जीएसटी ऑफिसर, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, पुलिस वाला, ये आपको सामान पकड़ सकते हैं, बिल पूछ सकते हैं और सामान पकड़ा जाएगा। तो गुड्स की चोरी करना आसान नहीं है। पर अगर आप एक डॉक्टर के पास गए पर्सनली, उससे सर्विसेज ले ली, उसने आपसे फीस ले ली, क्या सर्विसेज पर जीएसटी डिपार्टमेंट पकड़ सकता है? आंसर इज नो। तो जीएसटी सर्विसेज पर टैक्स बचाना कंपैरेटिवली आसान है, टैक्स चोरी करना आसान है, गुड्स पर मुश्किल है। गुड्स पर टैक्स चोरी नहीं होता, सर्विसेज पर ज्यादा होता है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ, देखें इंपैक्ट क्या हुआ। अब अगर मैं एक छोटी स्टेट की बात करता हूं, मिजोरम की, मिजोरम की हम बात करते हैं। क्या मिजोरम इतना बड़ा या रिच स्टेट है कि वहां पर एक दुकानदार की 20 लाख रुपए की सेल हो जाती है? आंसर इज नो। अब अगर 20 लाख की सेल होती तो एक टैक्स होता सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी जो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ये तो हरियाणा से भी मिलेगा, ये पंजाब से भी मिलेगा, ये मणिपुर से भी, मिजोरम से भी, सबसे मिलेगा। पर अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम को तो सिर्फ एक टैक्स मिल रहा है जीएसटी से, और वो भी अपनी ही स्टेट से, दैट इज स्टेट जीएसटी। इसके अलावा तो कोई और टैक्स ही नहीं है। वहां पर किसी की सेल 20 लाख होगी नहीं, तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं, सरकार को टैक्स मिलेगा नहीं। तो सरकार ने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ है, तो सरकार ने यहां लिमिट रखी है 10 लाख रुपए की। भाई यहां पर 10 लाख को जैसे ही आपकी एनुअल टर्नओवर क्रॉस कर जाएगी, उसी समय आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा, ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सरकार ने इनिशियली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने
11 स्टेट्स को कहा था आप हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। उनको क्या कहा था? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब वैसे तो लिमिट 20 लाख की होती है जीएसटी में, पर इन 11 के लिए ऑप्शन दिया गया था।